हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर 13 कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्लास 12 फिज़िक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे काफ़ी सारे लेक्चर्स को देख रखा है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो क्या होता है। आज हम लोग इन तीनों से सवाल भी देखेंगे कि कैसे इन पे ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके समझेंगे कि चार्ज को कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पहला वीडियो में देखा था कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज हम लोग जानते हैं कि बेसिकली दो चार्जेस होते हैं, एक होता है प्लस चार्ज जिसको हम लोग क्यू से लिखते हैं और एक होता है माइनस चार्ज जिसको हम लोग माइनस क्यू से लिखेंगे। चार्जेस में ज़्यादातर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारा एक फंडामेंटल चार्ज है। साथ ही साथ एक होता है प्रोटॉन। ठीक है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन माइनस का और प्रोटॉन प्लस का। अब इसमें चार्ज का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कैसे चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है कि डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स किसे कहते हैं। तो चलिए पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सो डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स ऑल्सो कॉल्ड पॉइंट चार्जेस are individual separate entities such as electrons, protons or ions that carry a specific quantized amount of electric charge। अब डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वर्ड समझिए, डिस्क्रीट। सो डिस्क्रीट कहने का मतलब होता है सांख्यिक रूप से एकदम अलग होना। ठीक है, डिस्क्रीट कहने का मतलब होता है सांख्यिक रूप से यानी कि संख्या के रूप से एकदम अलग अलग होना। सो डिस्क्रीट मतलब जो ग्रुप में ना हो, जो इंडिविजुअल हो। ठीक है, इंडिविजुअल। सो डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो एकदम अलग अलग होते हैं। जैसे हम लोग किसी भी एटम में हम लोग देखते हैं, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, सबसे पहले उसमें एटॉमिक नंबर हम लोग देखेंगे कि 8 होता है। सो 2 पार्टिकल्स यहाँ पर और 6 पार्टिकल्स जो होंगे 3, 4, 5, 6। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेकेंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट चार्जेस हैं, डिस्क्रीट चार्जेस। सो यहाँ पर एकक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग लें तो वो हमारे डिस्क्रीट चार्जेस कहलाते हैं। यानी कि ये जो हमारा प्लस क्यू और ये जो हमारा माइनस क्यू है वो डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स है। इसी डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्जेस, या इसी को कहते हैं इंडिविजुअल सेपरेट एंटिटीज़। यानी कि अलग अलग जब चार्जेस होते हैं तो हम लोग उनको कहते हैं इंडिविजुअल है ये। ठीक है, जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, यहाँ पर जब हम लोगों ने कूलम्स लॉ में देखा था कि दो चार्जेस के बीच में एक सपोज़ प्लस क्यू है और Q1 है और एक हमारा Q2 है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा था वो हम लोगों ने पढ़ा था, लगा था KQ1 Q2/r²। तो ये वो फोर्स है जब दो डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स पे लगता है। यानी कि अगर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो लेकिन अलग हो, वो दूसरे चार्ज से अलग हो, ग्रुप में ना हो। तो डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स में हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन्स आ सकते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। साथ ही साथ आयंस आ सकते हैं। सो आयंस कहने का मतलब, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एटम है। सो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन अपना वो किसी को दे दे आयनिक बॉन्ड बनाकर, तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये एक आयन है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सो ये भी हमारे लिए एक डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग रियल सिनेरियोज़ में जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, जैसे कि कोई रॉड हो
जो चार्ज से भरा हुआ हो, या फिर जो तार है, जो वायर है जिसमें करंट जाता है, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो कभी भी 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन तक सीमित नहीं रहता है। उसमें हज़ारों मोल पर मोल कई सारी इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। तो इसीलिए डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स का मिलना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये मिलना बहुत ही लगभग असंभव सा है कि एक इलेक्ट्रॉन आपको खुले रूप से, मतलब हवा में तैरता हुआ मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी एटम से बाउंड होगा या 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनाएगा। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या फिर प्रोटॉन्स, वो बॉन्डेड रूप से आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी भी एटम के ऑर्बिट में मिलेंगे, साथ ही साथ जो प्रोटॉन्स होंगे वो आपको न्यूक्लियस में मिलेंगे। सो यहाँ पर चार्ज्ड पार्टिकल्स तो होते हैं, लेकिन वो खुले रूप से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसीलिए हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल्स को डिस्क्रीट रूप में ना पढ़ के ग्रुप के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है। सो इसीलिए उसके लिए हमारे पास एक टॉपिक आया है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब ढेर सारे डिस्क्रीट चार्ज पार्टिकल्स हों तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनको कैसे हम लोग अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे। तो उसके लिए हम लोग डेंसिटी को पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग चार्ज का डेंसिटी निकालेंगे। तो अगला टॉपिक पे आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सपोज़ हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक कोई सरफेस है और इस सरफेस पर चार्ज जो है वो फैले हुए हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो सपोज़ यहाँ पर प्लस चार्ज है इस तरीके से, और इधर भी प्लस चार्ज है। ठीक है। लेकिन इस अपर एरिया में यहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है। डेंस कहने का मतलब ज़्यादा घना है। तो अगर हम लोग इस एरिया में देखें, यानी कि ये वाला जो हमारा एरिया है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली चार्ज्ड है। ठीक है, डेंसली चार्ज्ड। सो डेंसली चार्ज्ड कहने का मतलब कि घना रूप से आवेशित। ठीक है, यानी कि वहाँ पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा घना है। उस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस मिलेंगे। वहीं पे अगर इधर इस एरिया में आते हैं, जो रिमेनिंग एरिया है हमारा, वो उतना ज़्यादा डेंस नहीं है। ठीक है। सो वो रेयरली चार्ज्ड है, रेयरली चार्ज्ड। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, एक तो यहाँ पे इस साइड में डेंसली चार्ज है और एक है हमारे पास इस साइड में रेयरली चार्ज। सो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस या नॉन कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं इसको, नॉन कंटिन्यूअस। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन कंटिन्यूअस कहने का मतलब हुआ कि जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो एक जैसा नहीं है। ठीक है, जो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है समांग। सो एक समांग रूप से या एक समान रूप से चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता। एक साइड है जहाँ पे बहुत ही कम चार्जेस है और कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत ही डेंसली और या हेविली चार्ज है। सो इस स्थिति में अगर हम लोग डेंसिटी निकालें, एक टर्म है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी कहने का मतलब होता है घनत्व। सो घनत्व तो हम लोग मास के रूप में भी निकालते हैं, लेकिन इस केस में हम लोग चार्ज के रूप में डेंसिटी निकालेंगे। सो अगर हम लोग चार्ज के रूप में डेंसिटी निकालें तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो एरिया है हमारा, उसका डेंसिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली कि ये वाला जो एरिया है हमारा उसके, यानी कि इसका जो डेंसिटी है वो कम है। ठीक है, चार्ज का डेंसिटी, यानी कि कहाँ पर चार्ज ज़्यादा है और कहाँ पर चार्ज कम है, दोनों का अगर हम डेंसिटी कंपेयर करें तो ऊपर वाला जो एरिया है हमारा, जो डेंसली चार्ज है, उसका डेंसिटी ज़्यादा निकलेगा और जो नीचे वाला है उसका डेंसिटी कम निकलेगा। तो इस केसेस में चूँकि डेंसिटी अलग अलग है तो हम लोग यहाँ पर प्रत्येक चार्ज के लिए फार्मूला नहीं लगा सकते। हमें यहाँ चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि वी नीड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
यानी कि हमें चार्ज का एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए जो हर जगह पे एक डेंसिटी को दिखाए। यानी कि चार्ज जब फैला हुआ है तो उसका डेंसिटी जो है हर जगह एक समान होना चाहिए। तो यहीं पर एक पॉइंट है हमारा कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वास्ट नंबर्स ऑफ चार्जेस स्प्रेड क्लोजली टुगेदर ओवर अ लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम। यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो वास्ट नंबर, वास्ट कहने का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा। सो वास्ट नंबर्स ऑफ चार्जेस, जिसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक रूप से फैले होते हैं लंबाई में और सतह में और वॉल्यूम में, यानी कि आयतन में, क्रिएटिंग अ स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर सपोज़ हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, लाइन वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रॉड हो या एक बहुत ही पतला लाइन ही क्यों ना हो, और वो वो मतलब चार्जेस से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार्जेस जो हैं वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज हैं और एक रेखा में वो फैले हुए हैं। यानी कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेंथ में है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये चार्ज जो है वो लीनियरली फैला हुआ है। यानी कि अगर इसका डेंसिटी निकलेगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकलेगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करता है ताकि हम लोग उसका अलग अलग डेंसिटी को निकाल सकें। उसी तरीके से सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक सरफेस है, तो इस सरफेस पर अगर मान लीजिए चार्ज बिल्कुल एक रूप से फैला हुआ है तो हम लोग उसका भी डेंसिटी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ सपोज़ हमारे पास एक वॉल्यूम है, एक स्फेयर है, उसमें अगर चार्ज भरा हुआ है और एक समान रूप से भरा हुआ है, होमोजीनियसली या फिर कंटिन्यूअसली, तो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा या कहीं पे कम नहीं है, बल्कि हर जगह एक समान है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये है, इन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट्स चार्जेस आर जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली रैदर देन डिस्क्रीट। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट्स में, अब चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, सपोज़ हमारे पास एक कोई चादर है, तो चादर में कभी कभार रब होने से उसके अंदर चार्जेस जमा हो जाती हैं। इसी के साथ साथ कभी कभार प्लास्टिक का जो कंघी होता है उसका हेयर से, जो ह्यूमन हेयर होता है, जो बाल होते हैं, उसके साथ रब होने से उसके अंदर चार्जेस जमा हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई प्लास्टिक का चीज़ हो या फिर रबड़ का चीज़ हो, उसके अंदर जो चार्जेस होती हैं वो जनरली कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यानी कि एक समान रूप से, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा या कहीं पे कम, रेदर देन डिस्क्रीट। यानी कि अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में होने के बजाय वो एक रूप में, एक ग्रुप के रूप में रहेंगे, ठीक है। यानी कि हो सकता है वहाँ पे 1 मोल चार्ज हो या हो सकता है वहाँ पे 10 मोल चार्ज हो, ठीक है। यानी कि उसकी जो संख्या है चार्जेस की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो बहुत ज़्यादा होंगी, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, वास्ट, यानी कि बहुत सारा। सो तीसरा पॉइंट है कि चार्ज डेंसिटी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। अब इससे होता यह है कि अगर बहुत सारा चार्जेस है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो हम लोग उसका डेंसिटी ही निकाल सकते हैं। एक एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ चार्ज को निकालना बहुत ही वहाँ पे मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द साइज़, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो बहुत ही छोटा है और एक एक चार्ज को कैलकुलेट करना वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चार्ज का एक एरिया लिया जाता है और उसका डेंसिटी निकाला जाता है कि चार्ज का उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर लेंथ या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसका डेंसिटी कितना है, ठीक है। सो उसी बेसिस पे हम लोग चार्ज के डेंसिटी को 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दूसरा है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। सो एक्चुअली वास्ट का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत सारा होता है, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं, चलिए। सो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक आया है डेंसिटी के मामले में, यानी कि चार्ज डेंसिटी के मामले में, वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो
क्या होता है ये? सो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लीनियर एलिमेंट देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब किसी रेखा के रूप में यानी कि एक लीनियर एलिमेंट के रूप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को निकालते हैं, और वो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है वो डिफाइन होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि इतना लंबाई में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, इतना लंबाई में कितना चार्ज यहाँ पे टोटल सिचुएटेड है यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके रेशियो को ही हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक लाइन एलिमेंट है, उसमें टोटल चार्ज सपोज़ यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू है, ठीक है। चार्ज को बेसिकली हम लोग क्यू से लिखते हैं। सो अगर टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू हो, टोटल चार्ज अगर क्यू हो और इसका जो लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो एल हो, ठीक है, एल या फिर कैपिटल एल भी आप ले सकते हैं। सो टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ जो होता है वो हमारा कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये जो हमारा साइन है ये एक्चुअली है, इसको कहते हैं लैम्ब्डा, ठीक है, लैम्ब्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग इसी से लिखते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड कि लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फार्मूला क्या होता है। सो बेसिकली उसका फार्मूला हो जाएगा चार्ज बाय लेंथ, ठीक है। आप लोग इसको वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। और मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। सो अब इसका ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला है चार्ज अपॉन लेंथ, तो इसका ऐसा यूनिट बेसिकली हो जाएगा कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर। सो द ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं C बाई एम, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है C इंटू एम के पावर -1, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ अ 12 कूलम ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली इन द रीजन, एक सेकेंड, इन द रीजन देन कैलकुलेट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो 12 कूलम का चार्ज अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी आप ज्ञात करें। यहाँ पर शायद लेंथ यहाँ पे छूट गया है कि लेंथ इसका कितना होगा। तो सपोज चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम दे देते हैं कि अगर टोटल चार्ज आपके पास 12 कूलम हो और वो 12 कूलम का चार्ज टोटल लेंथ में, टोटल लेंथ हमारा हो जाएगा सपोज़ 4 मीटर में अगर वो फैला हो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सपोज़ हमारे पास ये 4 मीटर का लेंथ है और इसमें जो टोटल चार्ज यहाँ पे जो फैला हुआ है इस रूप से वो Q इज इक्वल टू 12 कूलम है। तो आपको बताना है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में इसका कितना हो जाएगा। सो ऑब्वियसली जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा है वो हो जाएगा चार्ज अपॉन लेंथ। सो लैम्ब्डा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 12 कूलम बाई 4 मीटर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 कूलम पर मीटर। ये आ गया हमारा लैम्ब्डा का वैल्यू 3 कूलम पर मीटर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं। इसी के साथ साथ जब आपको चार्ज का जो वैल्यू है वो अगर पॉइंट में दे दे और जो डिस्टेंस है एक्चुअली जो लेंथ है वो आपको सेंटीमीटर में दे दें, तो आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको चार्ज से भागा दे दीजिए, यानी कि चार्ज को लेंथ से आप भागा दे दीजिए, तो वो हो जाएगा हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सो इफ़ अ टोटल चार्ज Q is distributed over an area A, then the surface charge density is defined as the total charge per unit area. Obviously जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारा वो डिफाइन होता है टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हमारा होगा वो हो जाएगा टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर आवेश जो है यानी कि चार्ज वो किसी एरिया में फैले हों इस तरीके से, ठीक है, सो उस एरिया में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका डेंसिटी को हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ध्यान रहे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो एक 2 डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। और वहीं पे जो हमारा ऊपर यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी था वो एक 1 डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, 1D। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 1D। सो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये एक साइन है जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है, सिग्मा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज बाय एरिया। आप लोग इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, ठीक है, टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। अब अगर हम लोग इसका ऐसा यूनिट निकालें तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज का होता है कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर के पावर -2, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में होमोजीनियसली फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है कि इफ़ 25 कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन सरफेस एरिया ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन सरफेस एरिया ऑफ 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेट इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि अगर एक एरिया है, सपोज़ हम लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन, सो यहाँ पर सपोज़ एक एरिया है और उस एरिया का वैल्यू आपको दिया गया है 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस एरिया में जो टोटल चार्ज है यहाँ पर Q वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 25 कूलम। सो गिवन चार्ज जो होगा वो हमारा हो गया 25 कूलम का, और जो एरिया हुआ हमारा वो हो गया 10 मीटर स्क्वायर का। सो अगर हम लोग इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। तो यानी कि ये हो जाएगा 25/10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो ये अगर हम लोग इसको काटें तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 से कट जाएगा 2, यानी कि 5/2 कूलम मीटर के पावर -2। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 2.5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पे जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसी न किसी तरीके का आयतन रखते हैं, ठीक है। मतलब एक लाइन का कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जिसमें केवल 1 डायमेंशन हो। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है वो एक 3D कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है कि एक वॉल्यूम में कितना चार्ज जमा हो सकता है, चाहे वो होमोजेनियसली हो या नॉन होमोजेनियसली हो। लेकिन 1 डायमेंशन वाला कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर एक पिन भी है, यहाँ पर एक सुई भी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ लेंथ, कुछ ना कुछ ब्रेथ और कुछ ना कुछ हाइट होता है। सो उसका भी कुछ ना कुछ आयतन है। सो बेसिकली रियल सिनेरियोज़ में हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम में कितना चार्ज जमा हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो क्या है? सो इफ़ टोटल चार्ज Q is distributed in a space volume, then the volume charge density is defined as the total charge per unit volume. Obviously जो टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है उससे हम लोग डिनोट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। अब इसमें एक और यहाँ पर एक साइन है, इसको कहते हैं हम लोग रो। ये ग्रीक लेटर है और रो को ऐसे डिफाइन होता है, ये P की तरह होता है लेकिन ये घुमा होता है, ठीक है। सो रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख दें कि रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है।
इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। सो द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ कूलम पर मीटर क्यूब, या शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कूलम पर मीटर क्यूब। कूलम मीटर के पावर -3, क्योंकि ऊपर चार्ज है और नीचे वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, सो मीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम है हमारा वो एक क्यूब है, ठीक है। आप लोग क्यूब भी ले सकते हैं या क्यूबॉइड भी ले सकते हैं, वॉल्यूम में तो कुछ भी आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे स्फेयर भी ले सकते हैं। आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मतलब जो स्फेयर पे बेस्ड होंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकालने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी तरह का सिमेट्रिकल शेप ही हो, जैसे कि स्फेयर या क्यूब या क्यूबॉइड। कुछ मतलब आड़े तिरछे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो किसी न किसी वॉल्यूम को कंटेन करते हों, ठीक है। जैसे कोई कपड़ा हो गया या कोई भी सामान हो गया, बल्ब हो गया, तो ये सारे चीज़ें जो है वो चार्ज कंटेन करते हैं, तो उसमें भी हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो हो जाएगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो चलिए इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ़ अ 264 कूलम चार्ज इज़ होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्फेरिकल रीजन ऑफ अ रेडियस 3 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पर आपके पास सवाल है कि 264 कूलम का चार्ज है टोटल चार्ज। सो सोल्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो टोटल चार्ज जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्यू, वो है 264 कूलम, और वो 264 कूलम होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक स्फेरिकल रीजन में जिसका रेडियस 3 मीटर है। यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्फेयर पारेंगे। सो ये हमारा हो गया सपोज स्फेयर, ठीक है। तो इसके पास भी अपना एक लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। सो ये हमारा इस तरीके से एक यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस। तो ये जो रेडियस दिया हुआ है आर, वो दिया हुआ है 3 मीटर का। अब कहा गया है कि बताइए कि अगर इसमें चार्ज होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं रेडियस। सो रेडियस इज इक्वल टू 3 मीटर। सो वॉल्यूम अगर हम लोग सबसे पहले निकालें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 इंटू आर क्यूब। अब आर का वैल्यू है यहाँ पे 3, सो 3 का क्यूब करेंगे तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। अब नीचे हम लोग 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 का स्क्वायर। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा आ गया वॉल्यूम में। अब इसी को यह आ जाएगा मीटर क्यूब में। इसी को अगर हम लोग डायरेक्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में रख दें तो हमारा कैलकुलेटेड होके आ जाएगा। सो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू होता है हमारा रो इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम। सो चार्ज यहाँ पे है टोटल 264 कूलम, और जो वॉल्यूम आया है हमारा 4 पाई आर क्यूब। सो उसमें 3 कट गया था, यहाँ पे बचा था 3 स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको 9 भी लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 264/4 इंटू 22, और यहाँ पे 9 और ऊपर चला जाएगा 7, क्योंकि 7 जो है ऑब्वियसली यहाँ पे डिवाइड में है, सो ऊपर चला गया। अब आप लोग इसको काटिए कि 4 से जो कट जाएगा यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 66 बार में। उसके बाद 22 से अगर हम लोग इसको काटें तो ये कट जाएगा 3 बार में, ये 1 बार में। फिर 3 से अगर इसको काट लें तो 1 बार में, और ये 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास आ गया जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है 7/3 कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वैल्यू। अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो आ जाएगा हमारा
2.33 आप लोग 3 पे इस पे बार दे दीजिए। सो 2.3 कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग चाहें तो ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी यहाँ पे रिटन है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे इस लेक्चर का जो PDF है वो PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है। सो इस लेक्चर का आपको PDF जो है आपको नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। आगे और भी लेक्चर्स आएंगी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे बेस्ड होंगी। हम लोग गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को पढ़ेंगे। इसके बावजूद अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और वीडियोस को एक्सेस पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।